क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 2 बचपन। तो इसको हम पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो ये जो राइटर है ना, ये हमें कहते हैं कि ये हमें अपने बचपन की तरफ लेके जा रही हैं। मतलब जो ये अपने बचपन के बारे में हमसे अब बात करेंगी। तो ये स्टार्टिंग में कहती हैं कि मैं तुम लोगों से इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे दादी भी बोल सकते हो, नानी भी बोल सकते हो, बड़ी बुआ भी या फिर बड़ी मौसी भी तुम मुझे कह सकते हो। मगर मेरे परिवार में सभी लोग मुझे जीजी, जीजी का मतलब होता है दीदी, कहकर बुलाते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा रहता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो ये कहती हैं कि मतलब अपने समय के साथ, जिस ये बताती हैं कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हैं, मतलब जब इन्होंने ये कहानी लिखी है तब इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये कहती हैं कि मैंने बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं, अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हैं। पहले मैं चटकीले रंग पहनती थी, जैसे कि नीला, पीला, हरा, है ना। पर अब जैसी उम्र बढ़ती जा रही है तो सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं वो पहनने मुझे अब ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले मैं फ़्रॉक पहनती थी, निक्कर, शर्ट, लहंगे, पर अब तो मुझे चूड़ीदार और घेरदार वाले कुर्ते ही पसंद आते हैं। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। तो मतलब कहते हैं कुछ फ़्रॉक तो इन्हें बचपन के आज भी याद है, जैसे कि हल्के नीले और पीले रंग का, जैसे कि ऐसी धारीदार, मतलब धारियाँ होती थी, ऐसा इनका फ़्रॉक था। गोल सा कॉलर था, गोल से बाजू थे, है ना। तो वो अपने पहले के कपड़ों के बारे में बता रही हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फिर बताती हैं कि उनका जो फ़्रॉक था वो हल्के मतलब गुलाबी रंग का था और उसके जो नीचे थी वो चुन्नटें, मतलब ऐसा होता है ना, देखिए इस तरीके से जो ऐसे लाइंस पड़ती है ना, इनको चुन्नट बोलते हैं। तो चुन्नटें पड़ती थी, नीले गुलाबी रंग की उनकी फ्रिल थी। फ्रिल ऐसे करके होती है ना, ऐसे ऐसे की लगी होती है, तो गुलाबी रंग की उसकी फ्रिल थी। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में कतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उन दिनों क्या करते थे कि फ़्रॉक के ऊपर जेब में जो है ऊपर की साइड ना, तो देखिए यहाँ पर ना ये अपने कपड़ों के बारे में बता रही हैं कि लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गन फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी, मतलब उनका फ्रॉक होगा जो लेमन कलर का होगा और उसके नीचे फर सी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोजी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो मतलब कोटी होती है जो ऊपर से हम लोग पहनते हैं। तो ये अपने कपड़ों के बारे में बता रही हैं कि किस तरीके के कपड़े पहना करती थी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। फिर ये कहते हैं कि बचपन में हमारे मोजे वगैरह जो हम खुद धोते थे वो कोई और नहीं धोता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। वे कहते हैं कि मतलब मोजे इनको खुद धोने पड़ते थे। तो हर इतवार होता है संडे, तो हर संडे को ये अपने मोजे धोआ करते थे और अपने जूते पॉलिश किया करते थे। फिर आप ये बताती हैं राइटर कि पहले ज़माने के जो जूते होते थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, इतने अच्छे नहीं होते थे। अब जो हैं वो मतलब आज के जूते बड़े अच्छे आने लगे हैं। पहले ज़माने में जूते पहनने के साथ साथ छालों का इलाज भी करना पड़ता था, मतलब छाले पड़ जाते थे जूते पहनने से, ऐसा बताती हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फिर देखिए ये है राइटर,
तो राइटर कहती हैं कि मतलब हम लोग तो जूते पहनते थे अगर वॉक पे जाने के लिए, तो उसके साथ रुई ज़रूर लगते थे। जूता लगा का मतलब होता है कि जूते की वजह से कई बार जो छाले पड़ जाते हैं, अगर वो पड़ने लगते हैं तो रुई लगा लेते थे मोजों में। फिर कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर है। हर शनिचर होता है सैटरडे, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। फिर कहते हैं सैटरडे को इनको ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था और हर मतलब सुबह से ही नाक में इसकी बदबू आने लगती थी और ये बड़ा मुश्किल काम था कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को पीना। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली लगने लगती, मतलब अजीब सा लगने लगता था कि भाई ये तेल हमें पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो ये कहते हैं कि अगर वो शनिवार को जो हमें दवाई दी जाती थी, अगर हम वो नहीं पीते ना तो भी हमारी सेहत पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो हम बचपन में, ऑथर कहती हैं कि जो हम बचपन में किया करते थे और जो आप लोग बचपन में करते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आप लोग तो पबजी खेलते होंगे लड़के तो, है ना, और लड़कियां अपने शोज़ वगैरह देखती होंगी या फिर टिकटॉक देखने लगे हैं आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है ना। पबजी, फ्री फायर, ये सारी चीज़ें आप लोग खेलते हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। तो ये राइटर कहती हैं, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। फिर ये कहती है कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन अलग तरीके के होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। वो कहता है कि आज आप आइसक्रीम खाते हैं, पहले बचपन में लोग कुल्फ़ी खाया करते थे। कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गया है। कचौड़ी और समोसे अब लोग पैटी खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। और तो पहले कोक पेप्सी ये सब नहीं आती थी तो लोग शरबत पिया करते थे फालसे के, खसखस के। अब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमोनेड विम्टो मिलती थी। तो कोक नहीं मिलती थी, लेमोनेड्स मिलते थे। विम्टो, लेमोनेड्स मतलब नींबू पानी मिला करता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविडो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने में। तो फिर कहते हैं कि पहले जो शिमला नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते थे वो मतलब वेंगर्स और डेविस्टो मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर वो पेस्ट्री वगैरह खाते थे और हम लोग जो बच्चे हैं वो ब्राउन ब्रेड लेकर के आया करते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मंदिर पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरने और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो वही आगे बताती है कि मॉल से हमारा घर दूर नहीं था और हम लोग जैसे जाते थे तो पेस्ट्रीज़ वगैरह चॉकलेट्स वो है हमें आसानी से मिल जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती थी। फिर कहते हैं कि चॉकलेट मैं तुरंत नहीं खाती थी, घर ले जा कर के रख देती थी और खाना खाने के बाद उसको खाती थी अपने बेड पे आराम से बैठ के। शिमला के काफल की भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और गज़ब की चीज़ आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो ये वो बताते हैं कि काफ़ल जो होते हैं पहाड़ों में उगते होते हैं काफ़ल। शिमला के काफ़ल लेने याद आते हैं, खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे। फिर एक कसमल है वो भी काफ़ी अच्छा होता था। चेस्टनट भी बड़े अच्छे लगते थे, उनको छिलके उतार उतार कर खाते थे, बड़ा मज़ा आता था, ये बताते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो वही है कि चना जोर गरम ये खाते थे और उस टाइम पे गाना भी था, तो जब चने वाला आता था चना जोर गरम इस तरीके से बोलता था तो सारे स्कूल के बच्चों को ये गाना
मतलब अच्छे से याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। तो पहले ये मतलब गिरिजा मैदान था, वहाँ पर घूमते रहते थे अपना चने की पुड़िया खाते हुए, और इन लोगों ने अपने बचपन में हॉर्स राइडिंग भी की है। कहते हैं कि शिमला का हर बच्चा हॉर्स राइडिंग तो ज़रूर ही करता है। हमें जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो फिर कहते हैं कि घोड़ों पर हम हंसते थे कि भाई कैसे हैं। फिर ननिहाल के घोड़े के बारे में फिर कहते हैं कि चलो इस कहानी में नहीं, और कभी हम ननिहाल के घोड़ों के बारे में बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो मतलब शाम के समय बहुत ही ज़्यादा पहाड़ ऐसा लगता था रंग बिरंगा हो गया है, चर्च में घंटियां बजती थी और हर तरफ उनकी आवाज़ें गूंज जाती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के बुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक से के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो फिर कहते हैं कि शाम को जब सूर्यास्त होता था, सनसेट होता था, तो गुलाबी जो आसमान होता है बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता था, दूर दूर तक पहाड़ हमें दिखते थे। फिर रात होती थी तो पहाड़ों पे जो लाइट चलती है वो बड़ी खूबसूरत लगती थी, यही वो कहते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो फिर कहते हैं कि वहाँ पे सर्वर, स्कैंडल पॉइंट, ये सारी ना जगहों के नाम है शिमला के। तो वहाँ पर एक दुकान थी जिसमें ट्रेन का नक्शा बना हुआ था कि ट्रेन के डब्बे कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, वो सारा का सारा हमें उसमें पता लगता था। पिछली सदी के तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो फिर ये बताती हैं कि मतलब पहले ट्रेन की बात करी, फिर हवाई जहाज़ भी कभी कभी दिल्ली में देखने को मिल जाते थे। फिर कहती हैं कि सामने एक चश्मे वाले की दुकान थी जहाँ पर चश्मा बनवाया था मैंने अपना, और वो चश्मे बनाने वाले डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे, मतलब फॉरेनर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहराती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। फिर मतलब लोग कहने लगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ऐनक होता है स्पेक्स, चश्मा, तो चश्मा लग गया है। फिर डॉक्टर कहते थे, फिर जब ये लोग ऐसा कहते थे ना इनसे, तो ये डॉक्टर की बात दोहराती थी कि कुछ दिन पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसके ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मतलब वही कि कहती है कि चश्मा लगा मेरा, इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं दिन की रोशनी के अलावा रात को लैंप जला करके काम करती थी, और मेरे चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो मतलब ऐसे चिढ़ाते थे कि चश्मा तो इसलिए लगाया है कि मतलब दूर का दिखे, मगर चश्मा लगाकर सूरत जो लंगूर की लग रही है उसका क्या। आगे है, मैं सीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा ना लगा। फिर वही कि मतलब गुस्सा आया कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, बस वही था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखी
रही देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो फिर वही है कि इन्होंने जब चश्मा लगा था तो इनके चचेरे भाई ने चिढ़ाया था। फिर अपने कमरे में गई और जाकर के टोपी लगाई, टोपी हटाई, फिर हंसने लगी कि मतलब थोड़ा मजाकिया सा लग रहा है। फिर अभी कहती हैं कि अभी टोपी लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और कई रंगों की इन्होंने टोपियाँ इकट्ठा कर रखी हैं। फिर कहती है कहाँ मतलब सर पर कुछ और रखना और दुपट्टा ओढ़ना, उसके बजाय टोपी लगा लो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो राइटर हैं कृष्णा सोबती, इन्होंने अपने बचपन के बारे में आपकी लाइफ से थोड़ा थोड़ा कंपेयर किया है बचपन के बारे में। इसमें हमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।